गाइस, राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो टॉपिक है सेल, मतलब सेल के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ाया है। तो हमने उसको 3 वीडियो में करके डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने क्या किया है, उसको पढ़े हैं। आज हम चौथी वीडियो चल रहा है बनाने। चौथी वीडियो बोले तो लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद क्या होगा, हमारी जो ये सेल वाली टॉपिक है ये एंड हो जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, और ये सब भी क्या है, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का था। यहाँ पे अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल। मतलब कि टाइप ऑफ सेल में तो वैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ये दोनों आएंगे, बट अभी यहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं। एक कोष की जीव, जस्ट पहले में हम लोगों ने पढ़ा था, एग्जाम्पल में भी देखा था। और बहुकोष की जीव, यहाँ पे क्या है, एक कोष की जीव ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक ही कोशिका से क्या होता है, उसकी शरीर मिलकर बनी होती है। और यहाँ पे सेकंड देखते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हों, जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे जीव जंतु हो गए और मनुष्य हो गए, एनिमल्स हो गए। और इसमें क्या आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये सारे इसमें आते हैं। एक ही कोशिका से उन लोगों का क्या होता है, बॉडी का निर्माण हुआ होता है। अगर वही एक कोशिका मतलब मर जाती है तो क्या होता है, उन लोगों की बॉडी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर एक कोशिका नष्ट हो जाती है तो हम लोगों को क्या है, मतलब बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा पेन होता है बस। सेकंड देखते हैं, यहाँ जीव की सभी जैविक क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा ही संपन्न की जाती है। एक ही कोशिका होने के कारण श्रम विभाजन कोशिका स्तर पर नहीं होता है। श्रम विभाजन मतलब वही कोशिका विभाजन है। यहाँ पे बस वर्ड चेंज कर दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ऐसे एक कोशिका होती है, यहाँ पे डिवीजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कोशिका और निकल कर इधर एक, इससे क्या हो गए, दो बने। फिर यहाँ से ऐसे ही क्या होते हैं, कोशिका विभाजन होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होता है और इस वाले में होता है। इस वाले में हम लोग पढ़ते हैं बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कोशिका मौलिक जैविक क्रियाएं तो संपन्न करती हैं, लेकिन कोशिकाएं श्रम विभाजन के कारण कार्य विशेष संपादन हेतु अनुकूलित होती है। इसका मतलब यह हुआ है कि श्रम विभाजन मतलब कि जो कोशिका है, कोशिका विभाजन होता है, उसके कारण कार्य विशेष संपादन, संपादन मतलब पूरी तरह से पूरा करना, हेतु अनुकूलित होती है, उसके अनुकूल होती है। एक कोशिका की क्षति हो जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर एक ही कोशिका है, इसी कोशिका से जीव है, ये वाला जीव क्या है, इसी कोशिका से है, इसी वाली कोशिका से, तो यही कोशिका अगर नहीं रही तो ये जीव भी नहीं रहेगा। अगर मान लो हमारे हैंड में क्या है, 5 फिंगर है, उसमें से मैंने क्या किया, एक फिंगर को गायब किया तब भी 4 है, और सेकंड किया तब कितने हैं, 3 है, और थर्ड किया मतलब तीसरी उंगली को मैंने तोड़ दिया, हटा दिया, तो क्या है, 2 ही उंगली हमारे पास बचेंगी। और उसके बाद दूसरी हटा दी तो एक, और अगर एक हटा दी तो कोई नहीं बचेगा, मतलब कोई भी उंगली नहीं बचेगी। यहाँ पे क्या है, एक कोशिका की मृत्यु का जीव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक कोशिका की मृत्यु होने पर जीव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत पेन होता है बस। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मतलब कि रिवीजन के तौर पे हम थोड़ा सा नोट्स बनाते टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा नोट में, जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होता क्या है, जीवन को बनाए रखने के लिए मानव शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं, जिसे जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैविक क्रिया मतलब श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि। फिर यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया, मतलब जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया जाता है, कोशिका किस से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे हम लोग तो सोचेंगे, हम लोग के मन में क्या होगा, डाउट आएगा कि ये तो देखे हैं, मतलब ये तो सुने हैं, पढ़े हैं कि मेरी बॉडी किससे बनी हुई है, कोशिका से बनी है, राइट। लेकिन ये तो नहीं सुने कि कोशिका किससे मिलकर बनी
होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के बताया गया है। देखिए यहाँ पे कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वही सेम चीज़ें यहाँ पे उठा के रख दी गई है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। कोशिका में कुछ संरचनात्मक घटक पाए जाते हैं जो कोशिका को कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संरचनात्मक घटक निम्न है। यहाँ पे जो हम पढ़े अभी जस्ट, कोशिका में कुछ संरचनात्मक घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही घटक हम यहाँ देखते हैं वो घटक कौन कौन से होते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसको हम तीन नाम दिए हैं। फर्स्ट हो गया कोशिका झिल्ली, सेकंड कोशिका कला, थर्ड प्लाज्मा झिल्ली, सेकंड देखते हैं केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और इधर क्या हो गया कोशिका द्रव्य हो गया। ये तीनों घटक कोशिका के क्रियात्मक घटक होते हैं जो कोशिका सेल, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी यूज कर लिया करो, को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पे फिर से हम रिपीट करते हैं, ये तीनों घटक जो है क्रियात्मक घटक होते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, जो कोशिका को जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। यही लोग क्या करते हैं, लोग मतलब यही घटक क्या होते हैं, इन लोगों के क्या होता है, जिम्मेदारी होती है किस चीज़ की, कोशिका को जीवित बनाए रखने के लिए। सेल को देखने के लिए मतलब हम लोग क्या है कि सेल को हम लोग खुली आंखों से मतलब वैसे नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम बोलते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये सब क्या होते हैं कोशिका के अंदर होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, बट अभी हम नॉर्मली यहाँ पे इतना सा देख रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला, तीनों नाम मैंने लिखा है ताकि अगर मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आ जाए कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो हमने तो पढ़ रखा है प्लाज्मा झिल्ली है ना, और नहीं तो हमने पढ़ रखा है कोशिका कला, और इन दोनों के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सभी प्रकार की कोशिकाएं एक पतले लचीले सुरक्षात्मक आवरण से घिरी रहती है। मान लो यहाँ पे हाँ झिल्ली है ना, तो यहाँ पे देखते हैं मतलब कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है कोशिका है, बहुत छोटा सा है, देखिएगा यहाँ पे कोशिका है। तो ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसे क्या होता है यहाँ पे ऐसे बना होता है साइड से, ये क्या होता है कोशिका झिल्ली, मतलब जो आवरण होता है ये क्या करता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है हर तरफ से। ठीक है, ये टॉपिक में मैंने लिखा भी है ये पॉइंट में। कोशिका को अनेक बाह्य वातावरण से अलग करने वाला वह आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब यहाँ पे माइंड में ये आता होगा कि कोशिका को मतलब उनके बाह्य वातावरण से अलग करने वाला यह आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। उनके बाह्य वातावरण का मतलब ये है यहाँ कोशिका से कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ ये है कि अगर मतलब बाह्य वातावरण आ रहा है, इफेक्टेड हो रहा है कोशिका के लिए, तो वो क्या है कि ये प्लाज्मा झिल्ली जो है उसका क्या है पूरी तरह से सुरक्षा करती है, किसकी, कोशिका की। मतलब ऐसे कुछ भी वेस्ट मटेरियल उसमें नहीं आने देती है कोशिका में, बट कुछ होते हैं जो चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फिर भी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, बहुत अपनी पूरी ताकत लगा के रोकने का प्रयास करती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में कर लिए हैं। बाहरी वातावरण मतलब बाहरी वातावरण की पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद कोशिका को बचाना बाहरी वातावरण से कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली करती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, देखिएगा पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली तो हम लोग पढ़े कि ऐसा होता है, उसके बाद ऐसे होता है, ये तो सेल हो गया, सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे बताया गया प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिनको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। हाँ, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको। ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। कौन मदद करती है, कोशिका झिल्ली जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा, विसरण की सहायता से करती है, बट किसके द्वारा करती है, रंध्र के द्वारा। रंध्र ऐसे बने होते हैं, ऐसे खुले रंध्र, और यहाँ पे ऐसे बने बंद रंध्र होते हैं,
क्या होता है, दिन में खुला होता है और रात में बंद हो जाता है। इसी से क्या होते हैं, गैस आदान प्रदान होते हैं। और जबकि रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में दिन के समय में क्या होता है, रंध्र क्लोज होते हैं और नाइट टाइम पे क्या होता है, रंध्र ओपन हो जाते हैं। अगर मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है, वहाँ पे डे में क्लोज इसलिए होते हैं कि जो उसमें थोड़ी बहुत नमी या जल की मात्रा होगी, अगर वो रंध्र खुले रहेंगे दिन में, धूप गर्मी इतनी होती है कि वो सूख जाएंगे। सूख जाएंगे मतलब पेड़ क्या होगा, मर जाएगा, है ना, पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या होते हैं, पहले से ही होशियार होते हैं, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे क्या हैं, होशियार हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट देखते हुए अपना काम करते हैं। विसरण का मतलब क्या होता है, उच्च साद्रता से निम्न साद्रता की ओर चलना। इसका मतलब ये क्या होता है, उच्च साद्रता से निम्न साद्रता, ये तो कुछ समझ नहीं आया है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं परफ्यूम। परफ्यूम अभी मान लो छोटे से बॉक्स में है ना, जैसे ही उसका मैंने मतलब उसको ओपन किया, ऐसे क्या हुआ, परफ्यूम मैंने निकाला बाहर, मतलब किसी के ऊपर छिड़का है, कुछ भी किया, प्रेशर किया, तो उसे क्या हुआ, वो पूरे अपने एरिया में जितने दूर तक वो पहुंच पाया, पूरा क्या हुआ, वो खुला पाया, उसके बाद पूरा फैल गया, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, मतलब बहुत अच्छी खुशबू। अब परफ्यूम जैसा भी होगा, तो इसका मतलब ये है कि पहले छोटे से बॉक्स में था, इसी में कैद था, जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा बाहर किया, ये पूरे एरिया में क्या हुआ, महकने लगा। ठीक है, वही इसका क्या है, उच्च सान्द्रता से निम्न सान्द्रता की ओर। इसके आगे हम देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बहुत लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। पदार्थ की गति को भी रोकने का कार्य करती है, इसीलिए इसको वर्णनात्मक कहते हैं। इसमें इन सब पॉइंटों में कुछ समझाने वाला नहीं है, वही जस्ट मैंने जो पीछे पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा है पॉइंट के जरिए। तो ऐसे इसलिए हम आप लोग को थोड़ा स्लो में पढ़ा दे रहे हैं। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारेगम व चयनात्मक पारेगम कहा जाता है। यह झिल्ली जो चयनित पदार्थों को ही एक निश्चित सीमा के अंदर कोशिका के अंदर बाहर जाने देती है, मतलब अंदर या बाहर जाने आने देती है, तथा अन्य पदार्थों का आवागमन रोक देती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, अपना पूरा ताकत लगाकर कोशिका झिल्ली को, मतलब हाँ, कोशिका झिल्ली को बचाने का प्रयास करती है। बट कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, तो यहाँ पे वही बताया गया है, यह झिल्ली जो चयनित मतलब जो यूजफुल पदार्थ होते हैं उसको ही अंदर जाने देती है, वरना रोक देती है। कुछ पदार्थ जैसे CO2 O2 झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं विसरण क्रिया के द्वारा। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण मतलब गैसों का आदान प्रदान, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। फिर दो शब्द निकल कर आते हैं, विसरण और परासरण। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। शब्द तो सेम सेम लगते हैं बोलने में, बट दोनों का काम क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब दोनों का काम अलग अलग है। गैसों का आदान प्रदान, और ये क्या करते हैं, जल के अणु जो होते हैं उनका आदान प्रदान करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य, वही जो हम लोगों ने भी जस्ट पीछे पढ़ा, वही यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के पॉइंट में दे दिया गया है। मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ के बता दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। नहीं तो फिर अगर कोई भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि इस झिल्ली का मतलब कार्य क्या होता है। जैसे मान लो कुछ भी हमको रखना है, जैसे मान लो हमको दूध रखना है, दूध, तो उसको मैंने पॉलीथीन में डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, दूध उसी आकार का हो जाएगा। तो वैसे ही ये क्या करती है, उसी शेप में देती है उसको, मतलब कोशिका, यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। कौन, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। कोशिका को उसके बाह्य वातावरण से पृथक कर यह कोशिका की व्यक्तिगतता सुनिश्चित करती है। पृथक कर मतलब वही अलग करना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, बाह्य वातावरण मतलब बाहरी वातावरण, माहौल से। यह कोशिका को सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, अर्थात
अर्ध तरल कोशिकीय अवयवों का यांत्रिक अवरोध बनकर उनकी बाह्य पर्यावरण से सुरक्षा रक्षा करती है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वही सेम चीज़ें इसमें है। हमको नहीं लगता इसमें कुछ समझाना है, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। समझाने का मतलब ये है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। इसकी वर्णनात्मक पारिगम प्राकृतिक कोशिका में चयनित पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है, जो जीवित अवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय प्राणी समभोजी जीवों में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण व बाह्य क्षेपण में सहायक है। एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस द्वारा होता है ये सारे कार्य। इसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना इसको पदार्थों कोशिकाओं ऊतकों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। इसकी विशिष्ट रासायनिक, यहाँ पे सा नहीं है, रा है, आप लोग समझ जाइएगा, रा है। रासायनिक संरचना जो है क्या करती है, पदार्थों कोशिकाओं ऊतकों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। सूक्ष्मांकुर 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। सूक्ष्मांकुर के रूप में कोश अवशोषण सतह बढ़ाने में सहायक होती है। इसके वाहक अणु पदार्थों व सूचना के प्रवाह में सहायक होते हैं। थैंक यू। आप लोग बताइएगा ज़रूर, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।